राज्य सरकार तो राज्य सरकार में एक तो हम लोग को राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, और फिर जो है विधानमंडल के बारे में पढ़ना है। तो राज्यपाल में मैं बताया था कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो है राज्यपाल के बारे में जो सामान्य पहलू है वहां से प्रश्न ज्यादा आता है। तो इसका जो सामान्य पहलू है, सामान्य पहलू का मतलब कैसे नियुक्ति होता है, किस तरह से हटाया जाता है, क्या शैली है, कैसे शपथ लेता है, शपथ का क्या प्रावधान है। और फिर इसके बाद जो है राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, राज्यपाल की शक्तियां, तो जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उसमें जो है संवैधानिक, फिर इसके बाद जो है जो एजेंट की भूमिका है, एजेंट की भूमिका क्या है, फिर इसके बाद जो है विवेकाधीन शक्ति, अब फिर मैं बताया कि विधानमंडल जो है, तो जिस तरह से हम लोग जो है संसद कहते हैं, और संसद में जिस तरह से राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरह से राज्यों में संसद को क्या बोलते हैं? राज्यों में संसद को बोला जाता है विधानमंडल। विधानमंडल, अब विधानमंडल में मैं बताया था कि जैसे गवर्नर है, विधानसभा है, गवर्नर है, विधानसभा और विधान परिषद। तो जहां पर दो सदन है वहां पर दो सदन मिलाकर जो बनेगा उसको हम बोलेंगे विधानमंडल। जैसे गवर्नर और विधानसभा, तो गवर्नर और विधानसभा मिलाकर जो बनेगा उसको विधानमंडल कहा जाएगा। और जहां पर मान लीजिए एक ही सदन है, वहां एक सदन मिलाकर बनेगा, और जहां पर दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, वहां पर ये मिलाकर जो बनेगा उसको बोलेंगे विधानमंडल। जैसे हम लोग केंद्रीय स्तर पर कहते थे कि राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसको मिलाकर हम लोग संसद कहते थे, उसी तरह से राज्यों में ये व्यवस्था है। फिर हम लोग विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों में क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो है विधानसभा है तो उसकी सामान्य बातें, विधान परिषद है तो उसकी सामान्य बातें, फिर विधानसभा की क्या क्या शक्तियां हैं, विधानसभा क्या कार्य क्या है, विधान परिषद का क्या कार्य होता है, दोनों में क्या संबंध है, इससे संबंधी जो पहलू है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पर जो सामान्य पहलू है उस पर जरा चर्चा किया जाए। देखिए, जिस तरह से केंद्र में संसदीय व्यवस्था है उसी तरह से राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है। जो हमारे यहां संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था में एक केंद्र सरकार हो गया और दूसरी तरफ राज्य सरकार हो गया। तो केंद्र स्तर पर संघीय व्यवस्था है प्लस संसदीय व्यवस्था है, और राज्यों में संसदीय व्यवस्था है और राज्य इकाई की भूमिका में है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ये केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार के स्तर पर क्या व्यवस्था है? संघात्मक प्लस संसदीय, फेडरल सिस्टम प्लस पार्लियामेंट्री सिस्टम। भले ही हमारे यहां फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन है संघात्मक व्यवस्था। अमेरिका की तरह आदर्श संघीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं संघात्मक व्यवस्था सामान्यतः जो है संघात्मक व्यवस्था भारत में पाया जाता है। और जो यूनिट है, जो इकाई है, भाई जैसे अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उधर तेलंगाना बना तो 29 हुआ था, और इधर से जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा दिया गया, तब 28 यूनिट है। तो 28 जो यूनिट है, इकाई है, इसी को हम लोग व्यवहार में राज्य कहते हैं। तो यहां पर जो 28 राज्य हैं उस 28 राज्य में क्या पाया जाता है? इस 28 राज्य में जो है संसदीय व्यवस्था पाया जाता है, संसदीय व्यवस्था पाया जाता है। तो अब राज्यों की जो व्यवस्था है उस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो मैं बता रहा था कि केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है, और राज्य में राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा चर्चा कर दूं। जो संसदीय व्यवस्था होती है उस संसदीय व्यवस्था में
दो तरह का प्रमुख पाया जाता है। एक तो नाम मात्र का प्रमुख, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल हेड, इसी को बोलते हैं संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख। और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख। तो मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख है, केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति। और राज्यों में कौन है? भाई राज्यों में मान लीजिए केंद्र मैंने लिख दिया, केंद्र स्तर पर लिख दिया राष्ट्रपति, और राज्य में, राज्य स्तर पर नाम मात्र का प्रमुख कौन है? गवर्नर। और ये जो वास्तविक प्रमुख है, मान लीजिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये केंद्र में जो है, केंद्र में वास्तविक प्रमुख की भूमिका में हो गया। और राज्य स्तर पर जो है राज्य मंत्रिपरिषद हो गया, राज्य मंत्रिपरिषद हो गया, राज्य स्तर पर राज्य मंत्रिपरिषद हो गया। अब मैं आप लोगों को बताया था कि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, थोड़ा सा याद करिए भाई, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? संसदीय व्यवस्था में विधायिका तथा कार्यपालिका में समन्वय, विधायिका कार्यपालिका में समन्वय। तो विधायिका कार्यपालिका में समन्वय, इसी को तो हम लोग बोलते हैं फ्यूजन ऑफ पावर, फ्यूजन ऑफ पावर। संसदीय व्यवस्था में क्या पाया जाता है? फ्यूजन ऑफ पावर, शक्तियों का संलयन, शक्तियों का संलयन पाया जाता है। अब शक्तियों के संलयन का मतलब क्या हुआ? तो उस दिन मैं बताया था कि ये जो विधायिका है, ये जो विधायिका है, उसी विधायिका से कार्यपालिका बनती है, विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है। मतलब विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो जैसे मैं केंद्र में बताया था कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो है मंत्री बन सकते हैं, कार्यपालिका का मतलब राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका। तो जैसे जो विधायिका के सदस्य हैं केंद्र में, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, वही जो है राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे, मतलब मंत्रिपरिषद के सदस्य बनेंगे। इसी तरह से राज्यों में जो है विधानसभा और विधान परिषद। तो मान लीजिए दोनों सदन है, तो दोनों सदनों में से कोई भी, दोनों सदन का कोई भी सदस्य है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, वो राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। बाहरी व्यक्ति भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेना अनिवार्यता है। अब 5 वर्ष में केवल एक बार अवधि लागू होगी, 5 वर्ष में केवल एक बार यह लागू होगा कि कोई बाहर का व्यक्ति मंत्री बन जाएगा 6 महीने के लिए, और यदि 6 महीने के भीतर वो सदस्यता नहीं ले पाता है तो फिर वो मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में यह बात कहा था। अब कोई जरूरी नहीं कि विधानसभा का सदस्य हो, विधानसभा या विधान परिषद में से किसी का भी सदस्य हो, वो जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। जैसे अखिलेश यादव जी, जैसे योगी जी विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं है। अब यहां पर मैं बताया था कि विधायिका से कार्यपालिका बनती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अब विधायिका में जो विधानसभा है वो सबसे प्रमुख सदन है, जनता का सदन है। इसलिए जो राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, जब तक उसका विधानसभा में बहुमत है तब तक सरकार चलती रहेगी। ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक विधानसभा में बहुमत। यहां विधान परिषद में नहीं, विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। यहां तक क्लियर? तो मैं आप लोगों को बताया था। अब फिर उस दिन समझाते समय आप लोगों को बताया भी था कि ये जो हमारे यहां है, ये बड़ा गोला क्या हो गया? विधायिका। और मैं अभी बताया हूं कि विधायिका से ही क्या बनेगा? कार्यपालिका। भाई कार्यपालिका में दो होता है ना, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा होता है प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, और प्रशासनिक कार्यपालिका मतलब नौकरशाही, नौकरशाही। और ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो अस्थायी है, और प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी है। और राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में प्रशासनिक कार्यपालिका कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका कहते समय कार्यपालिका में
दो कार्यपालिका में महत्व कौन रखता है? मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में ही जो है प्रशासनिक कार्यपालिका कार्य कर रही है। तो यहां कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद किससे बनेगा? विधायिका से। और फिर अब जैसे यहां पर ध्यान रखिए, ये जो इसके भीतर की जो गोला है, मान लीजिए ऐसे मैं बना दिया कि ये हो गया मंत्रिपरिषद। अब मान लीजिए ये मंत्रिपरिषद हो गया। अब जरा सा समझिए थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये जो गोला है, एक तो बड़ा गोला हो गया क्या? विधायिका। इसके भीतर क्या हो गया? कार्यपालिका। और ये है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हुआ? कार्यपालिका में गवर्नर भी शामिल हुआ और मंत्रिपरिषद भी शामिल हुआ। गवर्नर भी शामिल हुआ और मंत्रिपरिषद भी शामिल हुआ। अब जैसा आगे समझिएगा, इस मंत्रिपरिषद के भीतर क्या है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल, भाई मंत्रिपरिषद में तो चारों तरह के मंत्री शामिल हो गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, उप मंत्री सब। लेकिन यहां मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इसका मतलब इसके भीतर ये मंत्रिमंडल हो गया। अब मंत्रिमंडल के भीतर ये योगी जी हो गए, मतलब सीएम हो गया। ये मैं उस दिन समझाया था आप लोगों को और बताया था कि नाम मात्र का प्रमुख होगा, वास्तविक प्रमुख होगा। तो राज्यों में नाम मात्र का प्रमुख कौन हो गया? गवर्नर। राज्यों में नाम मात्र का प्रमुख कौन हो गया? गवर्नर। और राज्यों में वास्तविक प्रमुख कौन हो गया? मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब जो समझा रहा था। अब राज्यपाल के बारे में जो सामान्य बातें हैं वो सब हम लोग को समझना है। तो देखिए, केंद्र की तरह राज्यों में भी जो है संसदीय व्यवस्था है। तो मैं बताया कि राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है। और साथ ही राज्यपाल जो है केंद्र का एजेंट भी है, क्योंकि हमारे यहां जो एकात्मक व्यवस्था है वो राज्यपाल के माध्यम से ही लागू किया जाता है राज्यों में। राज्यपाल मीडिएटर की भूमिका में हो गया, केंद्र और राज्य के मध्य राज्यपाल मीडिएटर की भी भूमिका में है। तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका हो गई, एक तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में हो गया और दूसरा केंद्र के एजेंट के रूप में हो गया, केंद्र के अभिकर्ता के रूप में हो गया, केंद्र और राज्य के मध्य जो है मीडिएटर की भूमिका में हो गया। तो यहां पर ध्यान रखिए कि हमारे यहां राज्यपाल का निर्वाचन न होकर राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब यहां पर संविधान में जो मूल संविधान जो बनाया गया था, जब जानते हैं कि संविधान सभा में जब ड्राफ्टिंग किया गया था उसके बाद अनेक संशोधन हुए थे। तो जो ड्राफ्टिंग किया गया था उसमें राज्यपाल के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि जब बहस चलना शुरू हुआ तो उस बहस में अंबेडकर साहब ने समझाया कि भाई राज्यपाल का निर्वाचन करने से क्या फायदा है, क्योंकि हमारे यहां राज्यपाल जो है, जो संसदीय व्यवस्था है, भाई हमारे यहां जब ऐसे समझिए कि राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं होता, तो पहला चीज तो यह हुआ कि संसदीय व्यवस्था है। अब जब संसदीय व्यवस्था है तो ये बताइए कि संसदीय व्यवस्था में जब राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है, राज्यपाल जब वास्तविक प्रमुख है ही नहीं है, तो ऐसी दशा में जो है जब राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख नहीं है, तो राज्यपाल को निर्वाचित करने से क्या फायदा होगा? वो संसदीय व्यवस्था से मेल ही नहीं खाएगा, क्योंकि बार बार जो है राज्यपाल का निर्वाचन करेंगे तो राज्यपाल सोचेगा कि हम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, और जब वो सोचेगा कि हम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो बस वहीं से जो है मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ जो है राज्यपाल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे यहां राज्यपाल का निर्वाचन हटा दिया गया। दूसरा कारण जरा सा समझिए, दूसरा कारण यह था कि जैसे मान लीजिए कोई भी राज्यपाल यदि निर्वाचित होगा, मान लीजिए जनता द्वारा निर्वाचित हो रहा है, तो ऐसी दशा में जो है वह जनता का पक्ष लेना शुरू कर देगा। तो फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो है संतुलन प्रभावित होना शुरू हो जाएगा।
और मान लीजिए, मैं मान लिया कि ये गवर्नर है, और गवर्नर को हम विधानसभा के माध्यम से निर्वाचित कर देते हैं। जैसे ये जनता है और जनता विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, तो हम मान लेते हैं कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही गवर्नर का चुनाव हो जाए। अब विधानसभा के सदस्यों द्वारा गवर्नर का चुनाव होगा, जैसे केंद्र स्तर पर जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य मिलकर ही तो हमारे यहां जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इस पर भी चर्चा हुआ कि भाई विधानसभा के सदस्य यदि राज्यपाल का निर्वाचन कर दें तब क्या दिक्कत। तो उसमें भी समस्या ये कि वह दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाएगा। दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दल उसको चुनाव में मत देंगे वो कहीं ना कहीं जो है उन्हीं दल का पक्ष लेना शुरू कर देगा। जो दल चुनाव में मत देंगे उन्हीं दल का पक्ष लेना शुरू कर देगा, और जब उन्हीं दलों का पक्ष लेना शुरू कर देगा तो फिर वो दलगत राजनीति का शिकार हो जाएगा। और जब दलगत राजनीति का शिकार हो जाएगा तो बताइए किस तरह से समन्वय स्थापित कर पाएगा। ये भी एक समस्या आ गया। अब तीसरा पहलू जरा देखिए, राज्यपाल, अभी मैं बताया कि राज्यपाल हमारे यहां जो है वो दोहरी भूमिका का पद है। ये बताइए, राज्यपाल जब दोहरी भूमिका का पद है, एक तरफ राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और दूसरी तरफ जो है केंद्र का एजेंट है, तो यदि उसका हम निर्वाचन कराएंगे तो वो राज्य का पक्ष ज्यादा लेगा, और जब राज्य का पक्ष ज्यादा लेगा तो केंद्र और राज्य के मध्य जो समन्वय है वो समन्वय नहीं कर पाएगा। जब समन्वय नहीं कर पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और चौथा बात जरा सा समझिए, चौथा पहलू यह है कि हमारे यहां जो राज्यपाल है वह राज्यपाल जो है, अभी मैं बता रहा था कि सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है। राज्यपाल को कोई हमने जो है विशेष शक्ति तो राज्य में दे नहीं रखा है। तो जब विशेष शक्ति नहीं दे रखा है तो जबरदस्ती का इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। भाई चुनाव होगा तो पैसा बर्बाद होगा ना। तो ऐसी दिशा में जब उसको नाम मात्र का ही संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाना है तो इतना सब आर्थिक व्यय करने का क्या फायदा है। और आपातकाल पढ़ाया था तो जरा आपातकाल से भी जोड़िए। जब संकट काल आता है तो संकट काल में संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। अब एकात्मक व्यवस्था में जब बदल जाता है तो बताइए, जैसे 356 का प्रयोग हो गया तो 356 के प्रयोग में राज्यपाल जो है केंद्र के एजेंट की भूमिका में आ जाता है। भाई राष्ट्रपति शासन का मतलब राष्ट्रपति का जो अधिकार है, राष्ट्रपति के बिहाफ पर राज्यपाल शासन करने लगता है। तो निर्वाचित सरकार के लिए जो है यह संभव नहीं हो पाएगा कि वह केंद्र की बात हमेशा मानता रहे, अपने मन से कुछ न करे। तो केंद्र और राज्यपाल में भी संकट काल में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो इन सब कारणों से हमारे यहां जो है राज्यपाल पद का निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल जो है केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। अब देखे होंगे कि आजकल पेपर में आता है, बहुत सारा समस्या चल रहा था कि क्या राज्यपाल पद को समाप्त कर दिया जाए। अब देखिए, जो हमारे यहां राजमन्नार आयोग था, राजमन्नार आयोग जो बनाया गया था 1971 में, तमिलनाडु सरकार ने बनाया था। तो तमिलनाडु सरकार ने जो राजमन्नार आयोग बनाया था, उस राजमन्नार आयोग ने कहा कि गवर्नर का पद ही समाप्त कर दिया जाए, 356 ही समाप्त कर दिया जाए, अखिल भारतीय सेवा ही समाप्त कर दिया जाए। तो अब जानते हैं कि समस्या यह है कि यह पद तो व्यवहार में समाप्त हो नहीं सकता है। पुंछी आयोग में भी, जो केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में 2008 में जब रिपोर्ट आई, तो पुंछी आयोग ने कहा कि भाई राज्यपाल पद तो रहेगा ही, हम लोग ज्यादा उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां संसदीय व्यवस्था, कैसे राज्यपाल पद को समाप्त कर देंगे। जब केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है तो सैद्धांतिक रूप से यह पद तो समाप्त ही नहीं हो सकता है। संसदीय व्यवस्था के सुचारुपूर्वक संचालन के लिए राज्यपाल का पद रहेगा ही। अब उसमें देखिए चर्चा जो आजकल होता है कि योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए, कहीं न कहीं बहुत ज्यादा राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल न बनाया जाए।
नियुक्ति की प्रक्रिया को तर्कसंगत कर दिया जाए, जो हमारे यहां 155 में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको तर्कसंगत कर दिया जाए। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके नियुक्ति किया जाए, जिससे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य संघर्ष न हो, जैसा कि पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया। अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ वहां पर यही तो हुआ कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपस में संघर्ष करने लगे, और किसी व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल बनाइए, जिससे जो है वो दोबारा लालच न रखे कि हम राज्यपाल फिर बनेंगे, तो जोड़ तोड़ की राजनीति न करने पाए। और सबसे बड़ी बात है कि बम्बई वाद में भी कहा गया था, 94 में बम्बई वाद में कहा गया था कि शक्ति परीक्षण जो है विधानसभा के भीतर होना चाहिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए जो है एक निश्चित समय होना चाहिए, राज्यपाल का जो विवेकाधीन शक्ति है उसको कम कर दिया जाए। खैर छोड़िए, तो मैं बता रहा था कि जो राज्यपाल पद है, राज्यपाल पद से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं सब आपको जानना चाहिए। तो जैसे मैं बताया कि राज्यपाल बनने के लिए हमारे यहां, अब मैं सब सामान्य पहलू थोड़ा बोलता हूं, जैसे हमारे यहां अनुच्छेद 153 है, तो 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन हमारे यहां सातवां संशोधन 1956 द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो आप देखते हैं कि असम का राज्यपाल ही मेघालय का राज्यपाल सामान्यतः हो जाता है हमारे यहां। और यहां एक चीज ध्यान रखिए कि यदि एक व्यक्ति, मान लीजिए दो राज्यों का राज्यपाल, ए राज्य और बी राज्य, दो राज्यों का राज्यपाल, जिसमें बताया कि असम है और मेघालय है, तो सामान्यतः देखा गया कि असम और मेघालय का एक ही राज्यपाल हो जाता है। तो यहां दो राज्यों का राज्यपाल है, तो ऐसी दिशा में जो है उसका जो वेतन है वो डबल नहीं होता है, वेतन वही मिलता है। बस यह है कि यहां पर उसी अनुपात में वेतन को बांट दिया जाता है। इसका मतलब आधा वेतन आसाम से और आधा वेतन मेघालय से। तो यहां पर केंद्र सरकार एक जो है वह आदेश जारी कर देता है, और उस आदेश में जो है राष्ट्रपति आदेश जारी कर देता है, और उसमें लिख दिया जाता है कि भाई उस अनुपात में बढ़ जाएगा। और मैं आपको बताया कि ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल का जो वेतन है वो कहां से मिलेगा? राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। और जो पेंशन है, राज्यपाल का जो पेंशन है वो पेंशन कहां से मिलेगा? केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से। तो पेंशन जो है केंद्र की संचित निधि से, और वेतन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। और वेतन वर्तमान में कितना है? तो 3,50,000 रुपए। यह ध्यान रखिएगा। अब जैसा समझिए, जो योग्यता है, तो योग्यता में जैसे समझिए, पहला चीज क्या है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं बताया कि हमारे यहां हर जगह जो है भारत के नागरिक होने की बात की गई, तो यहां पर भी लिखा गया कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है? न्यूनतम उम्र कितना? 35 वर्ष। तो 35 वर्ष जो है उम्र होना चाहिए। तीसरा चीज क्या है? लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद धारण न करता हो, मतलब कोई यदि लाभ का पद धारण कर रहा है तो राज्यपाल नहीं बन सकता। और लाभ का जो पद है वह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 102 में। और लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? तो लाभ के पद का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और राज्य सरकार करती है, दोनों का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और केंद्र सरकार के स्तर पर राष्ट्रपति हो गया, राज्य सरकार के स्तर पर राज्यपाल हो गया। तो लाभ के पद का निर्धारण राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों करते हैं। लाभ के पद का निर्धारण राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों करते हैं। और यहां पर लाभ का जो पद है केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हिसाब से निर्धारित करता है। जैसे वर्तमान में लगभग 60 पदों को जो है लाभ के पद के दायरे से बाहर निकाला गया है। जैसे मान लीजिए हमारे यहां जो है राष्ट्रपति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे मंत्री है, ये सब राज्यपाल मान लीजिए ये सब लाभ के पद पर नहीं रखे गए हैं। इसको लाभ का पद
नहीं माना जाता है। और चौथा बात समझिए, यहां पर संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद आब्लिक विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि मान लीजिए कोई संसद सदस्य है, कोई यदि संसद सदस्य है और वो राज्यपाल उसको बना दिया जाता है, तो जिस दिन राज्यपाल बनाया जाएगा उस दिन से सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई संसद सदस्य है तो उसको राज्यपाल बनाया जाएगा, तो जिस दिन राज्यपाल पद ग्रहण करेगा, जिस दिन राज्यपाल पद ग्रहण करेगा उस दिन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उस दिन से सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब जैसे समझिए, हमारे यहां जो है अब हटाने की क्या प्रक्रिया है? हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो देखिए भाई, नियुक्ति और हटाने की लगभग एक ही प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से ही राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है। तो यहां पर जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि हटाने की विशेष प्रक्रिया नहीं है। हटाने की विशेष प्रक्रिया नहीं है। अब जरा देखिए, तो इसमें दो कंसेप्ट क्लियर करिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्लेजर बाय प्रेसिडेंट। क्यों ऐसा प्रसाद पर्यंत पद है? क्योंकि हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यहां पर ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि यदि अकारण हटाया जाता है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अकारण हटाया जाता है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसका मतलब आप अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए यदि राज्यपाल को हटाते हैं, यदि आप अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए राज्यपाल को हटाते हैं, तो ऐसी दिशा में जो है वो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों हस्तक्षेप कर सकता है, दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। तो यहां पर न्यायपालिका का मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों हस्तक्षेप कर सकता है। देखिए, अब जैसे समझिए, यहां पर जैसे शपथ है, तो शपथ का प्रावधान जो है वो देखा जाए तो 159 में किया गया है। तो शपथ का प्रावधान अनुच्छेद में किया गया है, 159 में किया गया है। क्या कहा गया है कि यहां पर राज्यपाल जो है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल भी जो है संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, रक्षण की शपथ लेता है, संविधान की सुरक्षा की शपथ लेता है, लोगों की सेवा, लोगों के कल्याण के लिए जो है राज्यपाल जो है वह एक वचन लेता है। और यह बकायदे प्रोफार्मा जो है 159 में बनाया गया है। अब जैसे देखिए,
राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे सरकारी आयोग, तो सरकारी आयोग ने मंत्री, जो मुख्यमंत्री होता है उसको राज्यपाल न बनाया जाए। जो कल्याण सिंह को राज्यपाल बनाया गया, अब जानते हैं, तो बहुत सारे मुख्यमंत्री होते थे, जब रिटायर हो जाते थे उनको राज्यपाल बना दिया जाता था। तो सरकारी आयोग ने इससे कहा था कि भाई कोई मुख्यमंत्री रहा है, मतलब सक्रिय राजनीति में रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं मानेगा, कुछ ना कुछ राजनीति करेगा ही। अब कार्यकाल जैसा समझिए, कार्यकाल समझिए। देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। लेकिन उसी में लिखा गया है कि भाई जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता तब तक वह पद पे बना रहेगा, 5 वर्ष होगा, तथा जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता तब तक पद पर बना रहेगा। अब ये बताइए, इस बात का क्या मतलब निकला? इस बात का यही तो मतलब निकला कि हमारे यहां राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 5 वर्ष से ज्यादा या 5 वर्ष से कम, ये सब सही है। मान लीजिए मैं ऐसे कथन लिखूं कि कथन 1 लिखूं कि राज्यपाल का कार्यकाल है 5 वर्ष, नंबर 2 लिखूं 5 वर्ष से ज्यादा, और फिर आंसर बनाऊं ए केवल 1, बी बनाऊं केवल 2, सी बनाऊं 1 और 2 दोनों, डी बनाऊं नहीं 1 नहीं 2, क्या होगा 1 और 2 दोनों, कि 5 वर्ष भी है और 5 वर्ष से ज्यादा भी होगा। अब देखिए, राज्यपाल जो पद है हमारे यहां, वह एक प्रकार से कहा जाए तो कनाडा से लिया गया है। जो राज्यपाल का पद है, ये जो राज्यपाल जो पद है, यह कनाडा से लिया गया है। मान लीजिए कनाडा नहीं दिया रहे, तब 1935 का अधिनियम भी लगा सकते हैं, 1935 का अधिनियम भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां 1935 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल था और राज्यों में जो गवर्नर था, उसी से मिलता जुलता यह पद दिखाई देता है। अब यहां पर समझिए, देखिए, अब दोबारा एक बार बोलता हूं, जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं वो सब छोटी बातों को समझना चाहिए। जैसे मैं बताया कि केंद्र में हमारे यहां राष्ट्रपति होता है, तो राज्यों में राज्यपाल होता है, और इसकी नियुक्ति 155 के तहत जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और यह दोहरी भूमिका का पद है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और केंद्र का एजेंट भी है। और कोई राज्यपाल है तो उसको एक से ज्यादा राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। और अभी मैं बता रहा था, एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल जब बनाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है यह 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। 2 राज्यों का राज्यपाल बनेगा तो उसी अनुपात में उसका वेतन दे दिया जाएगा, वेतन डबल नहीं होगा। योग्यता बताया। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, हमारे यहां संविधान में 154(1) में यह बात लिखा गया, जैसे मैं बताया था केंद्र स्तर पढ़ाते समय, केंद्र स्तर पर क्या बताया था कि केंद्रीय कार्यपालिका की जो शक्ति है किसमें होगी? राष्ट्रपति में। इसी तरह से 154 में लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यह बात यहां पर भी लिखा गया है कि वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करेगा। और मैं बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल
के शपथ की जो व्यवस्था है वो अनुसूची में नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद में लिखा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति जो है एक से अधिक बार भी राज्यपाल बन सकता है, 2 बार 4 बार, चाहे जितनी बार बने। संविधान हमारे यहां मौन है। और अभी मैं बताया कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान करेगा। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से ज्यादा भी रह सकता है, 5 वर्ष से ज्यादा भी रह सकता है, कोई समस्या नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग जो है राज्यपाल जब आप जान गए तो राज्यपाल का जो कार्य है उस पर जैसे चर्चा किया जाएगा। तो राज्यपाल का जो कार्य है, शक्ति है, उसको जानने से पहले जो है थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, क्योंकि तभी उसको मैं बता पाऊंगा। ऐसे समझिए पहले, जैसे संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, तो संवैधानिक प्रमुख है तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो है उसका जो दायित्व है, जो उसका दायित्व है उसको हम लोग बोलेंगे कि संवैधानिक कार्य क्या क्या है, मतलब संवैधानिक प्रमुख के रूप में क्या क्या कार्य करता है। तो 2 4 5 जरा मैं बताता हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभा रहा है, उसी तरह से राज्यपाल भी निभा रहा है। तभी तो मैं बोला कि 154 में यह बात लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी और वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। और यहां पर अंडर इशूड क्या है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेगा। एक तो पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर करिए कि राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेगा, लेकिन वहीं पर यह भी बात लिखा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। हर समय राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे ये राज्य मंत्रिपरिषद है, अब राज्य मंत्रिपरिषद है तो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ये गवर्नर कार्य करेगा, लेकिन वहीं पर यह भी बात लिखा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब कि अधिकांश अवसरों पर राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह से राज्यपाल कार्य करेगा और कुछ विशेष अवसरों पर वह चाहे तो बात न भी माने। यहीं से विवेकाधीन शक्ति उसकी निकल के सामने आती है। भाई, राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति ज्यादा है, राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्ति कम है। अभी मैं समझाऊंगा, पहले जैसे इसको बोलूं। दूसरा जी देख रहे हैं कि वह जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बस केंद्र स्तर पर ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे राज्य मंत्री हो, सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और जो हमारे यहां संवैधानिक पद हैं, जो हमारे यहां तमाम कानूनी पद बनाए गए हैं राज्य स्तर पर, उन सबकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। भैया में कहते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, तो जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, भाई हमारे यहां जैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ऐसे समझिए कि हमारे यहां यह निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग में एक तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और दूसरा जो है राज्य निर्वाचन आयोग। तो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लोकसभा का कराता है, राज्यसभा का कराता है, विधानसभा कराता है, विधान परिषद का कराता है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायती व्यवस्था, लोकल जो गवर्नमेंट है उसका चुनाव कराता है, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो। तो आप देख रहे हैं कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्थानीय निकाय का चुनाव कराता है, पंचायत का चुनाव कराता है। तो यहां पर जो राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी हैं, जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अब जैसा समझिए, जैसे केंद्र स्तर पर मैं बता रहा था कि विधानसभा का अधिवेशन, मतलब केंद्र स्तर पर लोकसभा का अधिवेशन कौन बुलाएगा, राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाएगा?
राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसी तरह से यहां पर भी विधानसभा और विधान परिषद का अधिवेशन कौन बुलाएगा? राज्यपाल। विधानसभा विधान परिषद का सत्रावसान कौन करेगा? राज्यपाल। विधानसभा का विघटन कौन करेगा? राज्यपाल। और देखिए, जैसे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था थी, जिसको 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, यहां पर विधानसभा में भी 1 आंग्ल भारतीय सदस्य के मनोनयन की व्यवस्था थी, और इसको भी जो है 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। बट आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था उसको अब समाप्त कर दिया गया। अब जैसा समझिएगा, जैसे मैं आप लोगों को बताया था, अनुच्छेद 330, फिर लिख रहा हूं 331, 332, 333, बताया था ना 4। अब बुरा तरह डालिएगा। 330 में क्या है? लोकसभा में SC/ST का आरक्षण। 331 में क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय, यह समाप्त। 332 में विधानसभा में SC/ST का आरक्षण। 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय। ये बताइए, विधानसभा में आंग्ल भारतीय की बात जो किया गया था मूल संविधान में, तो आप जानते हैं कि इसका दुरुपयोग होने लगा। संख्या लिखा नहीं था, तो कभी मान लीजिए किसी को कम पड़ा 2 बहुमत जुटाने के लिए, तो 2 का मनोनयन कर दिया, किसी को 4 तो 4 का मनोनयन कर दिया। अब जानते हैं कि इसका जब दुरुपयोग होना शुरू हो गया, तो ऐसी दिशा में 23वां संविधान संशोधन 1969 किया गया। यह अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय की बात की गई थी। तो यहां पर ध्यान रखिए कि यहां पर सदस्य संख्या निश्चित नहीं थी। सदस्य संख्या निश्चित नहीं थी। अब सदस्य संख्या 1 कब निश्चित किया गया? तो 23वां संविधान संशोधन 1969, 23वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा जो है यह सदस्य संख्या 1 निश्चित कर दिया गया कि अधिकतम 1 सदस्य का मनोनयन किया जा सकता है। अधिकतम 1 सदस्य का मनोनयन किया जा सकता है। अधिकतम 1 सदस्य का मनोनयन किया जा सकता है। आंग्ल भारतीय का विधानसभा में आरक्षण नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व नहीं है, तब मनोनयन की बात की गई थी। अब जैसा समझिए, अब देखिए, जो संवैधानिक अधिकार में बता रहा था उसी पर चर्चा कर रहा था। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो यहां पर भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को है, अनुच्छेद 213। और जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, जैसे मैं उस दिन समझाया था ना कि जैसे राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा दोनों चल रहा है, तब अध्यादेश जारी नहीं होगा। से सभी परिस्थिति में अध्यादेश जारी होगा, समझाया था। से सभी का परिस्थिति का मतलब राष्ट्रपति है, लोकसभा चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है, तभी अध्यादेश जारी होगा। राष्ट्रपति है, लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है, तभी अध्यादेश जारी होगा। राष्ट्रपति है, दोनों नहीं चल रहा है, तभी अध्यादेश जारी होगा। तो लोकसभा, राज्यसभा दोनों, संसद के दोनों सदनों का सत्र यदि चल रहा है, उसको छोड़कर से सभी परिस्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश क्या है? कानून का विकल्प है। तो यहां पर भी ये गवर्नर है, ये विधानसभा है, विधान परिषद है। तो गवर्नर है, विधानसभा मान लीजिए चल रहा है, विधान परिषद नहीं चल रहा है, तो अध्यादेश जारी होगा। अध्यादेश जारी होगा। ये गवर्नर है, विधानसभा नहीं चल रहा है, विधान परिषद चल रहा है, तो अध्यादेश जारी होगा। ये गवर्नर है, यहां पर विधानसभा नहीं चल रहा है, विधान परिषद नहीं चल रहा है, तभी अध्यादेश जारी होगा। मान लीजिए गवर्नर है, विधानसभा चल रहा है, विधान परिषद भी चल रहा है, तब अध्यादेश जारी नहीं होगा। इसका मतलब जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हो, तो उस परिस्थिति को छोड़कर से सभी परिस्थिति में अध्यादेश जारी होगा। और अध्यादेश के बारे में आपको खूब बताया था, वही चीज यहां पर भी लागू होता है कि राज्य में अध्यादेश जारी हुआ, राज्यपाल ने जारी किया, तब ये मान लीजिए अध्यादेश जारी हुआ।
अध्यादेश जारी हुआ, इसके बाद जो पहली बैठक होगी, इस पहली बैठक से 6 सप्ताह के भीतर यदि अध्यादेश जो है विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो जाता है, जहां दोनों सदन है वहां दोनों सदन से पारित होगा, जहां एक सदन से पारित होगा, तो यदि दोनों सदन से पारित हो जाएगा तो ऐसी दशा में अध्यादेश आगे कानून के रूप में चलेगा। और यदि पारित नहीं होगा तो ये जो अध्यादेश जारी हुआ इसके बाद जो पहली बैठक हो रही है, उस पहली बैठक के 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश स्वमेव समाप्त हो जाएगा, मतलब आगे कानून के रूप में नहीं चलेगा। ठीक है, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो मैं केंद्र में बताया था वही यहां पर भी है। क्षमादान शक्ति आप लोगों को बताया था, वही क्षमादान शक्ति यहां पर भी है, उसको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल को सैन्य मामलों में क्षमादान का अधिकार नहीं है, राज्य को जो है मृत्युदंड को पार्डन करने का अधिकार नहीं है, पूर्णतः क्षमा करने का अधिकार नहीं है। बाकी जो 5 बताया था उसमें पार्डन का अधिकार नहीं है, बाकी 4 अधिकार राज्यपाल को है। और राज्यपाल जो है राज्य सूची और समर्थित सूची के संदर्भ में जो है क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है। और यह क्षमादान शक्ति कहां से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। यह सब है, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जैसे अनुच्छेद 164 है, तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि बिहार मूल संविधान में, पहले मूल संविधान का बताऊं तो जल्दी समझ में आएगा। मूल संविधान में कहा गया कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मूल संविधान में कहा गया था 164 में कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जो है जनजाति कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। यहां के लिए कहा गया कि जनजातीय कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति होगी। एक मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा, यह बात कहा गया था। अब जानते हैं कि हमारे यहां 94वां संविधान संशोधन किया गया। 94वां संविधान संशोधन 2006 किया गया और 94वां संविधान संशोधन 2006 के माध्यम से आप जानते हैं कि बिहार को हटा दिया गया और वहां पर झारखंड लिख दिया गया। फिर आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बन गया तो उसको भी जोड़ दिया गया, छत्तीसगढ़। अब फिर उड़ीसा तो है ही है। तो इसका मतलब कि यहां पर ध्यान रखिए, बिहार हट गया। इसका मतलब बिहार हट गया तो वर्तमान में जनजातीय कल्याण के लिए मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किन किन राज्यों में करता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आता है। तो मैं बता रहा था कि जो संवैधानिक प्रमुख की भूमिका है, उस संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में जो जो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करता है लगभग मिलता जुलता राज्यपाल भी करता है। चाहे वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो, मंत्रिपरिषद, चाहे तमाम जो चीजें मैं बताया। और यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे विधान परिषद, तो विधान परिषद में जो है 1/6 सदस्यों का मनोनयन भी करता है। भाई विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन भी करता है और 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। इसका मतलब इसमें जो है कौन कौन से क्षेत्र से? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता। तो आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में जो है ये 4 पहलू का उल्लेख था। राष्ट्रपति के लिए 4 पहलू का उल्लेख था और ये सहकारिता जोड़ दिए तो राज्यपाल का बन गया। ये ध्यान रखिएगा।
और जैसे मान लीजिए केंद्र स्तर पर मैं बताया कि धन विधेयक राष्ट्रपति के कहने पर रखा जाता है, तो यहां पर भी राज्यपाल के कहने पर रखा जाएगा। जैसे मैं वहां पर कंटिजेंसी फंड पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है और वित्त सचिव उसका देखभाल करता है, उसी तरह से राज्यों में भी कंटिजेंसी फंड होता है जो राज्यपाल के नियंत्रण में होता है। और जैसे मान लीजिए केंद्र में जो बजट है, बजट शब्द का प्रयोग तो हुआ नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है जिस तरह से लोकसभा में पहले रखा जाता है और उसकी एक प्रति राज्यसभा में रखा जाता है, वैसे ही राज्यों में जो है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से जो है जो बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वह विधानसभा में रखा जाएगा, उसकी एक कॉपी जो है विधान परिषद में रखी जाएगी। तो मैं बता रहा था, जैसे मान लीजिए पंचायत का चुनाव होना है तो उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो राज्यपाल जारी करेगा। मान लीजिए नगर निकाय है, उसका चुनाव होना है तो उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो राज्यपाल जारी करेगा। जैसे मान लीजिए राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। भाई राज्य वित्त आयोग है ना, तो राज्य वित्त आयोग क्या होता है आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि राज्य और पंचायत के मध्य जो है वित्तीय वितरण के संदर्भ में सिफारिश करता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे यहां जिले स्तर पर जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्य में जो आईएएस अधिकारी है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल केवल ट्रांसफर कर सकता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, हटाने की प्रक्रिया अलग है, राज्यपाल नहीं हटा सकता। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि अब थोड़ा सा मैं पहले समझाऊंगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको विवेकाधीन शक्ति समझ में आएगा, उसके बाद ही आपको जो है एजेंट की भूमिका समझ में आएगा। देखिए जैसे ऐसे समझिए, चूंकि आप लोग केंद्र सरकार पढ़ चुके हैं तो अब दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। जैसे ये विधेयक है, जैसे विधेयक है, बिल है, तो बिल ये दो तरह का सामान्यतः, एक तो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक, और दूसरा जो है धन विधेयक। तो देखिए जो साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक मान लीजिए मैंने कहा कि विधानसभा में पहले रखा गया, अब विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में गया। तो यहां पर ध्यान रखिए कि विधानसभा में पहले रखा गया, गौर करके पढ़िए, विधानसभा में पहले रखा गया, विधान परिषद में गया, तो यह जो है विधान परिषद 3 माह की देरी कर सकती है, 3 माह की देरी कर सकती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब इसके बाद मान लीजिए 3 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया, तो दोबारा विधानसभा यदि पारित करके भेजता है विधान परिषद के पास, 1 माह की और देरी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 4 माह की देरी, 4 माह की देरी जो है विधान परिषद कर सकता है। और मान लीजिए पहले विधान परिषद में रखा गया, अब विधान परिषद से पारित होकर विधानसभा में गया। अब विधानसभा ने, मान लीजिए 2 ही तो चीज होगा, विधानसभा पारित करे या विधानसभा पारित न करे। पारित न करे तो पारित करे तो पारित माना जाएगा, पारित न करे तो पारित नहीं होगा। या तो फिर विधानसभा में पहले रखा गया तो 4 महीने की देरी ज्यादा विधान परिषद कर सकता है। इस तरह से जो पारित विधेयक है, ये जो पारित विधेयक है तो गवर्नर के पास जाता है, पारित विधेयक गवर्नर के पास जाता है। और जब पारित विधेयक गवर्नर के पास जाता है तो यहां पर ध्यान रखिए
कि ये जो गवर्नर के पास विधेयक आया, तो गवर्नर जो है 200 अनुच्छेद 200 के तहत निर्णय करता है। अनुच्छेद 200 के तहत निर्णय करता है। अब इस गवर्नर के पास क्या क्या विकल्प है? गवर्नर के पास क्या क्या विकल्प है? भाई एक विकल्प तो एक हस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षर करे। दूसरा विकल्प है हस्ताक्षर न करे, हस्ताक्षर न करे। और तीसरा यह भी विकल्प है कि पुनर्विचार के लिए भेज दे, पुनर्विचार के लिए भेजे। और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करें। ये 4 विकल्प है। अब जैसे समझिएगा, ये क्लास हमारे पास भी मोबाइल रखा हुआ है, क्लास चल रहा है, तो आप लोगों का भी कुछ इंटरनेट का समस्या होगा, आप लोग एक बार ऑफिस में फोन करके पता कर लीजिएगा। तो यहां पर राज्यपाल जो निर्णय करता है वो अनुच्छेद 200 के तहत निर्णय करता है। राज्यपाल जो निर्णय करता है 200 के तहत निर्णय करता है, तो हस्ताक्षर करे तो क्या होगा? कानून बनेगा। हस्ताक्षर ना करे तो कानून नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। अब पुनर्विचार के लिए भेजा तब क्या होगा, जैसा समझिए। मान लीजिए ये पुनर्विचार के लिए भेज दिया, तो विधानमंडल के पास आ गया। अब विधानमंडल के पास आ गया, अब विधानमंडल के पास आया तो विधानमंडल जो है, मान लीजिए 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, दोबारा ये पारित करके गवर्नर के पास भेज दिया साधारण बहुमत से। पहली बार भी साधारण बहुमत से पारित किया था, दूसरी बार भी साधारण बहुमत से। पहली बार भी साधारण बहुमत से, दूसरी बार भी साधारण बहुमत से। भाई हमारे मोबाइल में तो सही आ रहा है। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करके देख लेता हूं आप लोग के कहने पर। ठीक तो आ रहा है। तो जैसे समझिए, ये पारित विधेयक गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर अनुच्छेद 200 के तहत निर्णय करता है। अब 10-12 क्लास हो गया ना, 15 क्लास पढ़ते हुए, तो मैं भी ये पढ़ाऊंगा ना। कैसे? बिना पढ़ाए कैसे होगा? अब मुझे भी तो रमना पड़ेगा। 15 जो भी है, 10 अगस्त तक तो सोचा गया है कि हो जाए, ज्यादा 2-4 दिन, मान लीजिए 15 अगस्त के पहले हो जाएगा, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि बहुत तेज पढ़ा भी नहीं सकता, एक ही दिन में बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा तो समझ भी नहीं पाएंगे। अब जैसे समझिए, कि ये जो गवर्नर है वो 200 के तहत निर्णय करता है, तो गवर्नर के पास 4 विकल्प है। गवर्नर के पास 4 विकल्प है। एक विकल्प हो गया हस्ताक्षर करे तो कानून बनेगा, एक विकल्प हो गया हस्ताक्षर न करे तो कानून नहीं बनेगा, और एक विकल्प है कि भाई पुनर्विचार के लिए भेज दे। तो पुनर्विचार का मतलब हुआ कि विधानमंडल के पास भेज दिया, और विधानमंडल पहली बार भी साधारण बहुमत से पारित किया था, दोबारा भी साधारण बहुमत से पारित करके गवर्नर के पास भेज दिया। अब क्या होगा? गवर्नर के पास एकमात्र विकल्प है हस्ताक्षर करेगा। 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 फिर रुक गया तो फिर तो चल गया। अब भाई इंटरनेट है, आप जानते हैं कि हम लोग
तकनीक को अख्तियार तो कर लिए। देखिए 5G और 4G के बाद 5G का नंबर आ गया, लेकिन हम लोग के यहां कागज पर ज्यादा 4G और 5G चलता है। तो मैं बता रहा था, अब दोबारा फिर बताऊं, कोई विधेयक है तो एक तो साधारण विधेयक हुआ और एक धन विधेयक हुआ। तो यहां पर जो साधारण विधेयक है वो विधानसभा में भी पहले रखा जा सकता है, विधान परिषद में भी पहले रखा जा सकता है। विधानसभा में पहले रखा गया तो ये फिर विधान परिषद में गया, विधानसभा से साधारण बहुमत से पारित होकर विधान परिषद के पास गया। विधान परिषद पहली बार में 3 माह की देरी कर सकती है। जैसे अनुच्छेद 108 के तहत केंद्र स्तर पर जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान था, उस तरह से जो है राज्यों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यदि विधानसभा में ने पारित किया, विधान परिषद में गया, तो 3 माह की देरी पहली बार कर सकती है। 3 माह तक कोई जवाब विधान परिषद नहीं दिया तो दोबारा विधानसभा पारित करके विधान परिषद के पास भेजेगा तो 1 माह की देरी और कर सकता है। कुल मिला के 4 माह की देरी कर सकता है। बस 4 माह की देरी के बाद मान लिया जाएगा कि वो पारित हो गया। अब विधान परिषद में पहले रखा गया तो विधान परिषद से पारित होकर विधानसभा में गया, विधानसभा ने पारित कर दिया तब तो पारित माना जाएगा। अब विधानसभा ने पारित नहीं किया तो समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से पारित विधेयक गवर्नर के पास जाता है, और गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर उस पर जो निर्णय है अनुच्छेद 200 के तहत करता है। तो मैं बताया कि पहला 4 विकल्प उसके पास है। पहला विकल्प है हस्ताक्षर करे तो कानून बनेगा, हस्ताक्षर न करे तो कानून नहीं बनेगा। और तीसरा विकल्प है पुनर्विचार के लिए भेज दे। अब पुनर्विचार के लिए भेजने का मतलब विधानमंडल के पास जाएगा और विधानसभा विधान परिषद साधारण बहुमत से पारित करके दोबारा भेजता है गवर्नर के पास। एकमात्र विकल्प गवर्नर के पास से हस्ताक्षर करेगा और कुछ नहीं कर सकता। एकमात्र विकल्प है हस्ताक्षर करेगा। समय सीमा का कहीं भी उल्लेख नहीं। जैसे राष्ट्रपति के लिए समय सीमा का उल्लेख नहीं है, उसी तरह से यहां पर भी समय सीमा का उल्लेख नहीं है। अब ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया तो अब ये विधेयक किसके पास आ जाएगा? राष्ट्रपति के लिए। अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित गवर्नर करेगा तो किस अनुच्छेद के तहत? 200 के तहत। अब राष्ट्रपति के पास आ गया। अब राष्ट्रपति निर्णय करेगा, और राष्ट्रपति निर्णय करेगा तो किस अनुच्छेद के तहत? 201 के तहत। जब पूछेगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत निर्णय करता है तो 201 के तहत। अब जैसा समझिए, अब यहां पर राष्ट्रपति के पास जो है जब आ गया तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प। पहला विकल्प तो यह है राष्ट्रपति के पास कि हस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षर करे तो कानून बनेगा, कानून बनेगा। और दूसरा विकल्प है कि हस्ताक्षर न करे, हस्ताक्षर न करे, यह भी विकल्प है तो कानून नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। और तीसरा विकल्प है पुनर्विचार के लिए भेज दे, पुनर्विचार के लिए भेजे। पुनर्विचार का मतलब विधानमंडल के पास। अब विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया, मान लीजिए ये विधानमंडल के पास भेज दिया, तो विधानमंडल को 6 माह का समय दिया जाता है कि 6 महीने में विचार करके भेजे। अब ये 6 महीने में विचार करके दोबारा फिर राष्ट्रपति को भेजेगा। अब यहां राज्यपाल से कोई लेना देना नहीं, राज्यपाल सिर्फ लिफाफा लेकर आएगा और जाएगा, राज्यपाल के माध्यम से जाएगा बस। अब यहां राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास यहां जो मैं विकल्प आपको लिखा था 1, 2 और 3, यही 3 विकल्प फिर यहां पर 1, 2 और 3 फिर यही विकल्प हो जाएगा। बता हस्ताक्षर करे न करे पुनर्विचार के लिए भेजे। और फिर दोबारा यदि भेजेगा विधानमंडल के पास तो फिर 6 माह का समय। और फिर इस तरह से जो है विधानमंडल दोबारा यदि साधारण बहुमत से फिर पारित करके भेजा तो राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास फिर वही 1, 2, 3 विकल्प फिर रहेगा। इस तरह से 6 माह करके अनिश्चित काल तक विधेयक को हस्ताक्षर करने से रोक सकता है। इस तरह 6 माह
की निरंतरता कायम करके अनिश्चित काल तक कानून बनने से रोक सकता है। ये क्लियर हो गया। ये चार विकल्प देखिए, चार विकल्प था। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हुआ तो राष्ट्रपति 201 के तहत निर्णय करता है। अब जरा देखिए, राष्ट्रपति 201 के तहत निर्णय करता है तो यहां पर मैं बताया कि राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति 201 के तहत निर्णय करता है। अब यहां पर 1, 2, 3 तीन विकल्प राष्ट्रपति के पास है। अब विधानमंडल के पास मान लीजिए पुनर्विचार के लिए भेजा, विधानमंडल दोबारा पुनर्विचार करके भेज दिया। 6 माह का समय रहता है विधानमंडल को विचार करने के लिए। अब ये जो है विधानमंडल जो है पारित करके भेजेगा 6 माह के भीतर, तभी राष्ट्रपति उस पर विचार करने के लिए बाध्य है, अन्यथा नहीं। अब राष्ट्रपति के पास वही 3 विकल्प 1, 2, 3 जो यहां पर लिखा हूं, 1, 2, 3 फिर वही 3 विकल्प। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि दोबारा यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दिया, फिर 3 नंबर का प्रयोग कर दिया पुनर्विचार के लिए, विधानमंडल पुनः साधारण बहुमत से पारित करके भेज देगा तो फिर 6 माह का, इस तरह से 6 माह करके, इस तरह 6 माह की निरंतरता कायम करके अनिश्चित काल तक कानून बनने से रोक सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जरा यहां तक क्लियर हो गया तो थोड़ा ऊपर चलिए। अब जरा सही है समझिए। धन विधेयक। अब राज्यों में जो धन विधेयक है तो ये जो विधानसभा है, विधानसभा में ही तो पहले रखा जाएगा। अब विधानसभा से कहां जाएगा? विधान परिषद के पास। पहले विधानसभा में ही तो रखा जाएगा। विधान परिषद जो है 14 दिन की देरी कर सकता है, 14 दिन की देरी कर सकता है, बस इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। अब इसके बाद किसके पास आएगा? गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास आएगा तो गवर्नर अनुच्छेद 200 के तहत निर्णय करता है। और यहां गवर्नर के पास 2 ही विकल्प है, हस्ताक्षर करेगा। क्यों? क्योंकि धन विधेयक गवर्नर के कहने पर ही रखा जाता है। गवर्नर की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है। तो हस्ताक्षर करेगा तो कानून बनेगा। और दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे। अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे तो राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति 201 के तहत निर्णय करेगा। और राष्ट्रपति के पास भी 2 ही विकल्प है, हस्ताक्षर करे या हस्ताक्षर न करे। हस्ताक्षर न करे तो हस्ताक्षर करे तो कानून बनेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। जब ये समझ गए तब आपको ये समझ में आएगा कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कैसे भूमिका निभाता। अब मैं बोलूंगा थोड़ा। अब जैसे समझिए, यहां पर संविधान में राज्यपाल की दोहरी भूमिका। अब एजेंट की भूमिका चलिए उस पर चर्चा किया जाए। एजेंट की भूमिका, एजेंट मतलब कि उसको अभिकर्ता की भूमिका। देखिए, संविधान में राज्यपाल की जो दोहरी भूमिका है, एक तरफ राज्य का प्रधान, अभी मैं बताया संवैधानिक प्रमुख के रूप में, और दूसरी तरफ जो है, चूंकि हमारे यहां संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण मिलाया गया है और उस एकात्मक लक्षण को लागू करने के लिए राज्यपाल को साधन बनाया जाता है। तो केंद्र द्वारा एकात्मक लक्षण को लागू करने के लिए राज्यपाल को जो साधन बनाया जाता है, इस साधन के संदर्भ में राज्यपाल जो कार्य करता है
उसे एजेंट की भूमिका कहते हैं। अब एजेंट की भूमिका के संदर्भ में वो क्या क्या कार्य करता है, जैसे एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार के सभी आदेश निर्देश किसके माध्यम से जाते हैं? राज्यपाल के माध्यम से। भाई राज्य सरकारों को जो केंद्र सरकार आदेश निर्देश देता है किसके माध्यम से देता है? राज्यपाल के माध्यम से। और राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह उसका निगरानी करे, देखे। राज्यपाल का कर्तव्य है कि उसका निगरानी करे, देखे कि उसका अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं। तो एजेंट ही तो हुआ। जो कार्य राष्ट्रपति को करना चाहिए था वो कार्य राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के माध्यम से करा रहा है। दूसरा बात समझिए। दूसरा बात यहां यह है कि अभी मैं बताया कि जैसे मान लीजिए कोई कानून बन रहा है तो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का विकल्प है ना। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। तो यदि राज्यपाल को लगता है कि भले ही राज्य सूची का विषय कोई कानून ऐसा बन रहा है जो केंद्र को ठीक नहीं लगेगा तो तुरंत उसको आरक्षित कर देगा। जैसे भूमि अधिग्रहण का मसला था तो बहुत सारे राज्यों में जो है भाई हमें कहते हैं कि आप देखे होंगे कि भूमि राज्य सूची का विषय है। तो ऐसी दशा में मान लीजिए हाई कोर्ट की शक्ति को कम करने वाला कोई विधेयक बन गया, पारित हो गया। ये बताइए राज्यपाल के पास एक तो विकल्प है, केंद्र सरकार समझा के रखता है कि कोई भी ऐसा कानून बने जो आपको न समझ में आए तो तुरंत आरक्षित कर दीजिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि हम लोगों ने यह विकल्प बना के रखा है आपके लिए। और यहां जब भेज दीजिएगा तो हम लोग विचार कर देंगे। राष्ट्रपति निर्णय करेगा तो मंत्रिपरिषद के सलाह से निर्णय करेगा ना, राष्ट्रपति अपने मन से थोड़ा निर्णय करता है। तो आप देख रहे हैं एजेंट की भूमिका हुआ कि नहीं। जो काम राष्ट्रपति बैठ के राज्य में करता वही काम राज्यपाल कर रहा है। चुपचाप विधेयक आया, देख लिया, आरक्षित कर दिया कि भाई हम आरक्षित कर दिए, बस। जब वहां से आएगा तब कानून बनेगा, परेशान मत होइए। तीसरा बात समझिए। जैसे मान लीजिए अभी बता रहा था कि जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसी तरह से अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है। लेकिन यह भी बात ध्यान रखिए कि यदि राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल से कहता है कि फला अध्यादेश जारी कर दीजिए तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है कि हम एक बार केंद्र सरकार से पूछेंगे तब हस्ताक्षर करेंगे। एजेंट की भूमिका हुआ कि नहीं? एजेंट की भी तो भूमिका हुआ। इसी प्रकार समझिए। चौथा बात देखिए, यदि वीडियो किसी का रुक रहा है तो परेशान मत होइए। आप लोगों को भेजा ही जाता है दोपहर के बाद। आप लोग जो है दोपहर के बाद जब भेजा जाता है तो उसको देख लिया करिए। एक बार भी नहीं, उसको 1.5 बार भी देखने का है, आगे पीछे करके देख लिया करिए। इतना क्यों परेशान। अब जैसे समझिए सीमावर्ती जो राज्य हैं, मान लीजिए नेपाल की सीमा लगी हुई है, चाहे चाइना की सीमा लगी हुई है, ये बताइए सीमावर्ती राज्यों के राज्यपाल से यह अपेक्षा किया जाता है कि आतंकवाद हुआ, पृथकतावाद हुआ, राष्ट्र विरोधी तस्करी, इस तरह के जो मामले हैं वो केंद्र सरकार को निरंतर अवगत कराते रहें। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो है केंद्र के एजेंट के रूप में वहां बैठा हुआ है। राज्यपाल जो एसएसपी को, डीएम को डायरेक्ट जो है लेटर लिख के भेज देता है कि भाई हमको जो है 2 दिन के भीतर जरा सा देखा जाए तो जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर जो जो कैंप लगा हुआ है उसका सब रिपोर्ट भेजिए। वीडियोग्राफी करके आजकल मंगाया जाता है। तो मान लीजिए राज्यपाल जो है यहां राज्य में बैठकर इस तरह की जो घटना है उसके बारे में रिपोर्ट मांगकर तुरंत केंद्र सरकार के पास भेजता है और केंद्र सरकार तुरंत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में जो है निर्णय ले सकता है। तो केंद्र सरकार हर राज्य में तो बैठा नहीं रहेगा, तो राज्यपाल को बैठाकर और सुरक्षा से संबंधित मामलों का जो है समीक्षा कर लेता है। इसी प्रकार समझिए। 5वां बात, आप देखते हैं कि राज्य स्तर पर तमाम केंद्रीय कार्यालय है।
आयकर विभाग है, डाक विभाग है, बैंक है, तमाम चीजें तो केंद्र सूची का ही तो है। राष्ट्रीय महत्व की सड़कें भी हैं, राष्ट्रीय महत्व के संचार माध्यम भी हैं। तो ऐसी दशा में जो है वो देखा जाए तो राज्यपाल राज्य में बैठकर देखता रहता है कि कोई समस्या तो नहीं हो रहा है, और कोई समस्या होता है तो तुरंत केंद्र सरकार को बताता है कि राज्य का शासन प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, यहां 356 लगाने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल याद आया? तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय महत्व की जो सड़क है, राष्ट्रीय महत्व के जो कार्यालय हैं, उनकी व्यवस्था सुचारू पूर्वक चलती रहे, यह देखने की जिम्मेदारी भी राज्यपाल का है एजेंट के रूप में। मान लीजिए फोटो पहचान पत्र बनता है, जनगणना होता है, तमाम जो चीजें हैं, तो राज्यपाल के माध्यम से ही तो केंद्र सरकार सब सूचना भिजवाता है। अब जैसा समझिए, अब देखिए, जैसे मैं बताया कि हमारे यहां जो राज्यपाल हैं उनको जो है कुछ विशेष अधिकार भी दिया गया है। तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, तो उसमें जो है असम में जो है जिला परिषद द्वारा दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व का निर्धारण करना है। जो आसाम है, तो आप देखते हैं कि आसाम में जो है जो जिला परिषद द्वारा दिए जाने वाला जो खानों के लिए लाइसेंस है, वो कितना उससे राजस्व प्राप्त होगा, इसका निर्धारण करने का कार्य जो है राज्यपाल को ही सौंपा गया। राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है। और इसमें जो है कि और ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 371 में जो है, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसके लिए विशेष उपबंध है। 371 जो ए है उसमें जो है नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध है। 371 जो है बी है, असम के लिए विशेष उपबंध है। ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा, आजकल क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। यहां पर जो है महाराष्ट्र है और गुजरात है। जैसे 371 जो है 371 सी है मणिपुर के लिए, जैसे 371 डी है आंध्र प्रदेश। इसको थोड़ा सा नोट्स में लिखा होगा, इसको लिख डालिएगा, यहां से भी प्रश्न आता है। और थोड़ा सा ये भी संदर्भ ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आता है कि जैसे कहां पर पहाड़ी क्षेत्रों की समिति का गठन करता है, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए समिति का गठन करता है तो मणिपुर। कहां पर शांति और उन्नति के लिए आदर्श स्थिति पैदा करने का प्रयास राज्यपाल करता है तो सिक्किम। और सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर धर्म के आधार पर एक सीट विधानसभा में आरक्षित है। बौद्ध धर्म के लिए एक सीट जो है सिक्किम में विधानसभा के लिए आरक्षित है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से थोड़ा सा यहां पर भी ध्यान रखिएगा। तो मैं बता रहा था कि अब थोड़ा सा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति समझिए, जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। तो इसमें पहले तो सामान्य कंसेप्ट समझिए। देखिए, जैसे मैं बताया आप लोगों को कि अभी जो है, अभी देखे होंगे कि तमाम समस्याएं शुरू हो गई। भाई तमाम समस्याओं का मतलब यह हुआ कि जैसे अभी मैं आगे आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा कि जैसे असम मिजोरम के मध्य जो है सीमा विवाद है। आप लोग पढ़े होंगे कि आसाम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई। तो जो सीमा विवाद है वो भी मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि उससे भी प्रश्न आ सकता है। अब मैं बता रहा था कि आप लोग जो है निरंतर जो है करंट पढ़ा करिए, मैं भी पढ़ाऊंगा। जैसे अभी ट्यूनेशिया में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, और वहां पर आपको ध्यान होगा कि जो प्रधानमंत्री थे ट्यूनेशिया के, कौन? हिचम मेकची। तो ये जो प्रधानमंत्री थे, इनको राष्ट्रपति ने जो है वो क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। वही महामारी कोरोना वाला, अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी। अब ये ट्यूनेशिया, अब ट्यूनेशिया के बारे में थोड़ा सा मान लीजिए
जो जस्मिन रिवॉल्यूशन है सबसे पहले ट्यूनेशिया में तो चला था, अरब स्प्रिंग। जो अरब स्प्रिंग है, ये अरब स्प्रिंग जो है कहां सबसे पहले चला था? ट्यूनेशिया में 2010 में। यहीं से तो पूरे जो है अफ्रीका और खाड़ी देशों में जो अरब स्प्रिंग फैला है, जस्मिन रिवॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है। इसलिए अब यह महत्वपूर्ण घटना है कि यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, और फिर देखिए यहां पर समस्या उत्पन्न हो गया। अब जैसे मैं आप लोग को रूल पढ़ाया था, नियम, तो आपको ध्यान होगा कि जो ये नियम पढ़ाया था, अब नियम में जो है नियम 267, अब 267 का कल जिक्र हो रहा था। पेगासिस जो मुद्दा है उस पर चर्चा करने के लिए विपक्ष जो है 267 के तहत चाहता है कि इसका समाधान हो। इसका मतलब खुली बहस हो, इस पर समय निर्धारित किया जाए, सब कार्रवाई रोक दिया जाए। पेपर में पढ़े होंगे किसी तरह से, जैसे स्थगन प्रस्ताव, विपक्ष जो स्थगन प्रस्ताव ला रहा है, काम रोको प्रस्ताव, मतलब सब कार्रवाई रोककर जो इसी मुद्दे पर चर्चा हो। अब इसको ध्यान रखिएगा, इसका भी प्रश्न आ सकता है। उस दिन बताया था कि 4 शर्तें होती हैं। पहला, फैक्चुअल मैटर होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए। तो ये सब जो है वह देखा जाए तो इसको भी ऐसे करंट पढ़ना है। अब इसे आप लोग देखे होंगे कि अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका में विदेश मंत्री नहीं कहा जाता, विदेश सचिव कहा जाता है। समाचार में ऐसे लिख दिया जाता है, हम लोग बोल देते हैं विदेश मंत्री, लेकिन वहां पर विदेश मंत्री को विदेश सचिव कहा जाता है। तो वहां पर जो नए विदेश मंत्री बने हैं, कौन? एंटनी कुछ ऐसे नाम है, एंटनी ब्लिंकन। एंटनी जो ब्लिंकन है वो विदेश मंत्री हैं। तो अब देखा जाए तो भारत में इनकी पहली यात्रा हो रही है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो अफगानिस्तान से आप जानते हैं कि 31 अगस्त तक सेनाओं की वापसी की बात अमेरिका किया है। अब फिर दूसरी तरफ जो 2+2 वार्ता जो अमेरिका के साथ हमारा चलता है, तो अमेरिका के साथ चलता है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई थी, उस मुद्दे को लागू करना है, उस पर चर्चा होना है। तो 2 दिवसीय यात्रा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं अब यहां पर 2021 में जो वार्ता होना है 2+2 अमेरिका में तो होगा, इसके पहले भारत में हुआ था डिजिटल वाला, फिर अमेरिका में होगा, तो इस पर भी चर्चा करना है। फिर देखिए एक इराक वाला घटनाक्रम है कि इराक के जो प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा काजमी, तो मुस्तफा काजमी साहब जो है अमेरिकी यात्रा पर हैं। तो जो बाइडेन साहब और मुस्तफा काजमी का जो है वार्ता होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भी इराक में जो है लगभग 5000 अमेरिकी सेना रहती है। अब उसके वापसी का है और वहां पर जो है विकास कार्यक्रम पर बातचीत करना है। ऐसे घटनाक्रम को जो आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसको यदि ध्यान देंगे तो आपका करंट का भी क्वेश्चन सही होगा। अभी पढ़े होंगे कि जैसे इंदौर है, जकार्ता है, उसके बीच जो है वो क्लीन एयर कैटलिस्ट, तो क्लीन एयर कैटलिस्ट की बात की गई। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह से प्रयोग है। तो जकार्ता और इंदौर दोनों मिलकर अपना जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे जो है वायु प्रदूषण का पता लगेगा कि विश्व के जो शहर हैं उसमें वायु प्रदूषण कितना है। एक टेक्नोलॉजी का विकास होगा, एक सिस्टम का विकास होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। हमारे कोई पूछ दिया इंदौर के साथ कौन सा जो है शहर मिलकर जो है वो देखा जाए, किस शहर की संस्था मिलकर जो इस तरह का जो विकास कर रही है क्लीन एयर कैटलिस्ट, तो जकार्ता। अब ध्यान नहीं जाएगा, आप तो अमेरिका, जर्मनी, जापान में घूमते रह जाएंगे। ऐसे थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, तो मैं बता रहा था राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। अब समझिए, पहले हमारे यहां अनुच्छेद 163 में कहा गया है ना कि मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये जो बात 163 में लिखा गया, वहीं से उसकी विवेकाधीन शक्ति का इजाद हुआ। और जानते हैं कि चूंकि राज्यपाल हमारे यहां जो है केंद्र का एजेंट है, तो ऐसी दशा में जब केंद्र का एजेंट है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके कारण भी उसको तमाम जो परिस्थितियां मिल गई, उन परिस्थितियों से भी उसको विवेकाधीन शक्ति मिल जाता है। और विवेकाधीन शक्ति मिल जाता है तो उसमें जो है 2 4 5 जरा मैं एग्जाम्पल बता दूं जल्दी से। ये बताइए कि अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को आरक्षित किया जाना तो अपने विवेक से ही तो कर सकता है, तो भी विवेकाधीन शक्ति हुआ। मैं कल 356 पढ़ाया था कि 356 के संदर्भ में केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजता है, वो भी विवेकाधीन शक्ति हुआ। किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो सीएम की नियुक्ति कर देगा, क्या कर लेंगे, उसका विवेकाधीन शक्ति है।
किसी को कम भी सीट मिला तभी बोलेगा चलिए शपथ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भले बहुमत ना सिद्ध कर पाइए, 2-4-5 दिन तो मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर आप देखते हैं कि बताया था कि जिस तरह से अनुच्छेद जो है 78 के तहत जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को तमाम चीजों की सूचना दे, उसी तरह से 167 के तहत जो है वह सीएम का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को जो है तमाम पहलुओं के बारे में सूचना प्रदान करे, शासन प्रशासन विधेयक तमाम चीजों के बारे में। और फिर अभी जो बता रहा था कि यहां पर कोई मान लीजिए पारित होकर आ गया, यहां पर देखिए पारित होकर आ गया तो वो पुनर्विचार के लिए भेज रहा है। तो ये जो पुनर्विचार के लिए भेज रहा है ये भी तो उसका विवेकाधीन शक्ति हुआ। तो मैं बता रहा था कि इस तरह से अनेक अवसरों पर वह जो है विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है। अब मैं आप लोगों के नोट्स में लिखा भी हूं, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो ये मैं समझा रहा था आप लोगों को राज्यपाल, किस तरह से राज्यपाल हम लोग को पढ़ना है। अब यहां पर एक चीज और भी है, उस पर भी चर्चा थोड़ा सा कर दें, क्योंकि आप लोग राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये जो विवेकाधीन शक्ति है, ये जो विवेकाधीन शक्ति है, अब विवेकाधीन शक्ति में जो राष्ट्रपति राज्यपाल है, तो आप देखते हैं, अब एक एक दो मैं जैसा बता दूं, बस सुन लीजिए कि यहां पर राष्ट्रपति के लिए जो है संविधान में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने की सलाह दी गई है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाद ज्यादा एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बस। तो यहां पर देख रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति नहीं आ पाती। व्यवहार में भले परिस्थितियों के अनुसार आ जाए, लेकिन संविधान में कुछ नहीं है। गवर्नर में अभी बताया हूं कि 163 में स्पष्टता कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं संविधान से ही उसको विवेकाधीन शक्ति मिल गया। और दूसरा बात जैसे देखिए भाई, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के रूप में है, केंद्र का संवैधानिक प्रमुख है। और यहां अभी बता रहा था कि राज्यपाल जो है दोहरी भूमिका का पद है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है तो केंद्र का एजेंट है। इसके कारण उसको जो है विवेकाधीन शक्ति ज्यादा प्राप्त हो गया। और राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति राष्ट्रपति से ज्यादा भी है। और तीसरा बात एक और देखिए, ये बताइए, केंद्र में कभी भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं हो सकती। केंद्र में 356 नहीं लगता, राज्यों में 356 लगता है। केंद्र में किसी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद समाप्त ही नहीं हो सकती है। केंद्र में किसी भी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं हो सकती। ये बताइए, राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्ति कम हो गया ना। और यहां पर अभी बताया कि 356 का प्रयोग होगा। मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है, राज्य मंत्रिपरिषद 356 लगाते समय तुरंत बर्खास्त हो जाएगा, मुख्यमंत्री और मंत्री तुरंत समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से विवेकाधीन शक्ति जो है राज्यपाल के पास आ जाती है। राष्ट्रपति के बिहाफ पर राज्यपाल शासन करने लगता है। अधिकारियों का ट्रांसफर करना तमाम अपने विवेक से ही तो करता है। राष्ट्रपति कितना उसको बताएगा, केंद्र सरकार कितना बताएगा। छोटे मोटे अधिकारियों का जो है ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, तमाम सब शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि विवेकाधीन शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्ति सीमित है। क्यों? संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा ही, साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा ही, मना नहीं कर सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, दोबारा फिर साधारण बहुमत से आएगा तो हस्ताक्षर करेगा ही। समय सीमा का भले उल्लेख नहीं है। और राज्यपाल में अभी मैं बताया कि पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा, पुनर्विचार के लिए भेज देगा। सबसे बड़ी बात है कि साधारण विधेयक को मना कर देगा कि कानून नहीं बनेगा। अभी दिखाया हूं, साधारण विधेयक को मना कर देगा, कानून नहीं बनेगा। ये देखिए, हस्ताक्षर न करे कानून नहीं बनेगा। ये बताइए, राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति ज्यादा हुआ कि नहीं? चलिए, तो इस तरह से राज्यपाल पढ़ना था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।